जैसा कि आपने देखा कि जहांदार शाह अपने समय के सबसे शक्तिशाली वजीर जुल्फ़िकार खान के रहमो करम पर गद्दी पर बैठा, प्रिंस बना, राजा बना और बाद में चलकर वह जुल्फ़िकार खान के खिलाफ ही साजिश करने लगा, षड्यंत्र कर रहा और उसमें उसका साथ दे रहे थे उस समय के और सारे नोबल्स जो जुल्फ़िकार खान के अगेंस्ट थे। सत्ता और सफलता कभी एक जगह नहीं टिकती। जहांदार शाह के अयोग्य होने के कारण एम्पेरर की गद्दी किसी अन्य राजा को पुकार रही थी। तो 1713 में आगरा में जहांदार शाह और उनके भतीजे नेफ्यू फारूक शेर के बीच हुई झड़प में अंततः फारूक शेर विजयी हुआ। जहांदार शाह हार गया और उसे अपना गद्दी छोड़ना पड़ा। तो फारूक शाह अब मुग़ल एम्परर का नया किंग बना, राजा बना और इसके लिए अगर वह किसी को दुआ देना चाहिए था तो वह सैयद ब्रदर्स को, द किंग मेकर्स को, जिसमें दो भाई आते थे, अब्दुल्ला खान और हुसैन अली खान। तो मुस्लिम रूल में यह कहानी नई नहीं थी। आपने पहले भी देखा था कि राजा बनाने में नोबल्स भी किंग मेकर्स का ही काम किया करते थे। लेकिन अब कुछ समय से, जहांदार शाह के समय से, यानी बहादुर शाह फर्स्ट की मृत्यु के बाद से यह देखा गया कि नोबल्स अब गद्दी हथियाने को उतावला होने लगे थे। तो फारूक शेर ने भी अब्दुल्ला खान और हुसैन अली खान को, सैयद ब्रदर्स को कुछ पद देकर खुश रखा। अब्दुल्ला खान को वजीर का पद देकर, तो हुसैन अली खान को मीर बख्शी का पद देकर, मीर बख्शी यानी मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन का हेड, जो कि इम्पेरियल कोर्ट की सिक्योरिटी का पूरा ख्याल रखता था। हथियार, सेना, पैदल सैनिक इत्यादि का बंदोबस्त करना मीर बख्शी का ही काम था मुग़ल रूल में। तो फारूक शेर ने अब्दुल्ला खान को वजीर का पद दिया, हुसैन अली खान को मीर बख्शी का पद। तो अब नए वजीर बन गए अब्दुल्ला खान। फारूक शेर के अब हम कुछ करैक्टर के बारे में जान लें। तो इनके पास रूल करने की कोई खास क्षमता नहीं थी। कायर था, क्रूर था, अविश्वसनीय था और बेईमान भी। और सबसे बड़ी बात, जहांदार शाह और फारूक शेर के जो गुण मिलते थे वह गुण थे कि वो दोनों नालायक मुंह लगे लोगों यानी वर्थलेस फेवर्टीज के प्रभाव में आ जाते थे और साथ ही साथ जो फ्लैटर्स थे, चापलूसों के असर में भी आ जाते थे। अब हम देखते हैं आगे कि जो फारूक शेर था और सैयद ब्रदर्स थे, इन दोनों के विचारों में काफ़ी मतभेद देखने को मिलता है। जो फारूक शेर थे वह क्या चाहते थे, तो वह अपनी कमजोरियों के बावजूद, फारूक शेर चाहता था कि जो सैयद ब्रदर्स हैं उनको बेरोक टोक काम न करने दिया जाए। वह अपनी व्यक्तिगत सत्ता यानी पर्सनल अथॉरिटी को कायम रखना चाहते थे। वहीं दूसरी तरफ सैयद ब्रदर्स चाहते थे, उनका पक्का विश्वास था कि अगर वास्तविक सत्ता धोखा से भी उनके हाथों में आ गई और बादशाह केवल नाम मात्र के शासक होने लगे, तो प्रशासन को कहीं न कहीं ठीक ढंग से चलाया जा सकता है। और इतना ही नहीं, एम्पायर का डिक्लाइनेशन, अपकर्ष को भी रोका जा सकता है और उनकी जो अपनी स्थिति है, एम्पायर की जो अपनी स्थिति है उसको भी सुरक्षित रखी जा सकती है। तो इन दोनों के विचारों में हुए जो मतभेद थे वह एक नया प्रोलॉन्ग स्ट्रगल यानी एक लंबे संघर्ष को न्योता दे रही थी। परिणाम भी यही हुआ। बादशाह फारूक शेर और उसके वजीर और मीर बख्श यानी अब्दुल्ला खान और हुसैन अली खान के बीच सत्ता को लेकर एक नया संघर्ष शुरू हो गया। प्रिंस इन सैयद ब्रदर्स के खिलाफ साजिश करता रहा, सालों साल, हर साल साजिश करता, लेकिन हर बार असफल रहा। आखिर सैयद बंधु बाद में इनका क्या किया? सैयद बंधु 1719 में उसे गद्दी से उतार दिया और मार डाला। दोस्तों याद रखिएगा डेट, 1719 यानी
फारूक शेयर की मृत्यु हो गई 1719 में, यानी 6 साल तक, लगभग 6 साल तक वह रूल करने में सफल हो सका। तो आखिरकार सैयद बंधु ने उसे गद्दी से उतार ही दिया, मार डाला। उसकी जगह उन्होंने बड़ी जल्दी बारी बारी से 2 यंग प्रिंसेस को गद्दी पर बैठाया, लेकिन ये यंग प्रिंस जल्दी ही क्षय रोग से कंजप्शन के कारण मर गए। फिर तो फिर क्या हुआ, 1713 से लेकर 1720 तक आप देख सकते हैं कि फारूक शेयर और फिर 2 यंग शहजादा यानी युवा शहजादा को मिलाकर 3 सक्सेरर जल्दी जल्दी गद्दी पर आसीन हुआ। लेकिन वो तीनों सक्सेरर, वो तीनों किंग सैयद ब्रोदर्स के लिए पपेट्स का काम करने लगा, यानी उनके हाथों वह कठपुतली मात्र थे। और यहाँ तक कि जो उनके लोगों से मिलने जुलने या फिर इधर उधर घूमने फिरने की उनकी जो व्यक्तिगत आज़ादी थी, वह भी सैयद ब्रोदर्स अपने हाथों में रख चुके थे, यानी उनका पर्सनल लाइबर्टी रेस्ट्रिक्ट हो चुका था। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि आगे क्या हुआ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।